अच्छा भी सारे बच्चे यहाँ देखें, तो मैं ये कह रहा था कि आपने वेक्टर्स को बुक्स में रिप्रेजेंट करना हो सकता है और हैंड राइटिंग में रिप्रेजेंट करना हो सकता है, या इसके अलावा ऐसा है कि आपको ग्राफ में वेक्टर बनाना पड़ सकता है, और ग्राफ में वेक्टर बनाने को कहते हैं ग्राफिकल मेथड। अब ये सारे मेथड्स आप जिस तरह फॉलो करेंगे इनको बात करते हैं। बच्चे बुक में जहां कहीं भी वेक्टर का जिक्र आएगा ना, तो आपने याद रखना है कि बुक में हमेशा वेक्टर को शो किया जाएगा बोल्ड लेटर्स में, यानी ऐसे लेटर जो आम लेटर्स की निस्बत थोड़े मोटे हैं, बोल्ड हैं। फॉर एग्जाम्पल फोर्स एक वेक्टर है, तो अगर बुक में उसने फोर्स लिखना है तो वो फोर्स को जिस तरह बोल्ड करके लिखेगा। एक्सेलरेशन लिखना है तो बोल्ड करके, वेलोसिटी लिखना है तो बोल्ड करके। ये तीनों वेक्टर्स हैं और बुक वाला इनको इस तरह से बोल्ड करके लिखेगा। बात समझ आती है? क्लियर है? अच्छा, अगर हैंड राइटिंग में आपने करना है तो सिस्टम क्या लगेगा बच्चे? बच्चे हैंड राइटिंग में आपने याद रखना है, अगर आप हैंड राइटिंग में कोई वेक्टर लिख रहे हैं तो आपने एरो या बार लगाना है ओवर दी सिंबल। जो भी वेक्टर का सिंबल है ना, उस सिंबल के ऊपर आपने या तो एरो लगा देना है या आपने बार लगा देना है। अब इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास फोर्स वेक्टर है तो मैं इसके ऊपर इस तरह एरो लगा दूंगा। एक्सेलरेशन है तो एरो, वेलोसिटी है तो एरो, या बिल्कुल अगर मैंने बार लगाना है तो फोर्स बार, एक्सेलरेशन बार, वेलोसिटी बार। ज्यादा रवाज जो है ना वो ये एरो लगाने का है। मैं इसको जरा सर्कल कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत याद रहे कि जो रिवाज है वो एरो लगाने का है। आप दोनों लगाएं तो वैसे ठीक है, लेकिन एफएससी के लेवल तक आप एरो ही लगाएं तो बेहतर है, मेरा ये मशवरा है, जाती मशवरा है। वरना आप बार भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई मसले वाली बात नहीं है। नुमान बच्चे, आप अपना माइक ऑन करके बात कर सकते हैं ताकि मुझे आपका क्वेश्चन समझ आ जाए अच्छे से। अस्सलाम वालेकुम सर, ये आपसे बुक्स के कैटेगरी के अंदर पूछना था कि इसके अंदर जो है ना लेटर्स कैपिटल होते हैं, क्या बोल क्या स्मॉल। बोला आपने? मैंने आपको ये बताया कि लेटर्स कैपिटल नहीं होते। नहीं बच्चे, लेटर कैपिटल नहीं होते, बोल्ड होते हैं। बोल्ड का मतलब है मोटे, नॉट कैपिटल। स्मॉल हो या लार्ज हो फर्क नहीं पड़ता। फोर्स का लार्ज होगा, एक्सलेशन का और वेलोसिटी का स्मॉल होगा, इसलिए ये फर्क नहीं पड़ता। समझ आ गई है? क्या जी सर, आ बोल्ड का गई है। बोल्ड का मतलब बड़ा नहीं है, बोल्ड का मतलब है मोटा। अच्छा बच्चे, अगर हम ग्राफिकल मेथड पर आए ना, कि ग्राफ में आप वेक्टर्स को किस तरह शो करेंगे, तो फिर बच्चे इसमें ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। यहाँ पर इस एक्सिस को हम बोलते हैं वाई एक्सिस और इस एक्सिस को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। ये बात आप मैथ में भी पढ़ चुके हैं और नाइन्थ की फिजिक्स में भी पढ़ चुके हैं। बहरहाल यहाँ पर आप बात को तवज्जो से जरा फॉलो कीजिएगा। यहाँ से हम एक वेक्टर बनाते हैं। ये फॉर एग्जांपल मैंने एक वेक्टर बनाया। जिस तरह मैथ में हम मैट्रिसेस को नाम देते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर आपने वेक्टर्स को नाम देना है। मैं इस वेक्टर को कह देता हूँ ए वेक्टर। यहाँ तक अगर किसी को कोई मसला तो मुझे बताएं। अच्छा जी, ये जो वेक्टर का पार्ट होता है ना नीचे वाला, बच्चे इसको कहते हैं टेल। और ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं हेड। तो ये ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको बोलते हैं हेड, नीचे वाला जो हिस्सा है उसको बोलते हैं टेल। और ये टेल से लेकर हेड तक जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड को शो करती है। अब ये मैं लाइन लिखने लगा हूं, तवज्जो से जरा देखिएगा। अगर आपके यहाँ पर ऊपर मेरा चेहरा नजर आ रहा है तो उसके ऊपर क्लिक करके नीचे ले आए ताकि आपको व्हाइट बोर्ड नजर आ जाए ठीक से। यहाँ पर मैं लिखने लगा हूँ, जहां पर आपको मेरा चेहरा नजर आ रहा होगा, मेरी वीडियो नजर आ रही होगी, वहां से उसको पकड़ के नीचे ले आए। फैक्टर्स में आपने याद रखना है कि जो लेंथ है वो एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द मैग्नीट्यूड। यानी जितनी वेक्टर की लेंथ ज्यादा होगी उतना उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा? ज्यादा होगा। अब इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपके सामने दो वेक्टर्स बनाता हूँ। तो दिस इज द वेक्टर वन एंड दिस इज द वेक्टर टू।
अब मैं आपसे ये कहता हूं कि F1 ये वाला वेक्टर है, F2 ये वाला वेक्टर है। आपके पास दो वेक्टर आ गए, एक ही F1 वेक्टर आ गया, एक ही F2 वेक्टर आ गया। मुझे ये बताएं कि इन दोनों में से कौन से वेक्टर में फोर्स आपको ज्यादा नजर आ रही है। मैसेज करके बताएं, यानी आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सी ताकतवर फोर्स है, F1 या F2? जी, तो सारे बच्चे कह रहे हैं F2। तो F2 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसकी लेंथ ज्यादा है। जिसकी लेंथ ज्यादा होगी उसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, ज्यादा। तो ये बात आपने याद रखनी है कि जो ये लाइन सेगमेंट है, अगर आपसे वो पूछे कि ग्राफिकल मेथड में आपने क्या करना है, तो आपने इसको इस तरह से लिखना है कि ग्राफिकल मेथड में सबसे पहली बात हम बनाएंगे एक लाइन सेगमेंट, और साथ हम उस लाइन सेगमेंट के ऊपर लगाएंगे एरो हेड। तो आप लिखेंगे जी लाइन सेगमेंट विद एन एरो हेड। और फिर आपने ये भी लिखना है कि जो लेंथ है लाइन सेगमेंट की, वो लेंथ किसको शो करती है, मैग्नीट्यूड को शो करती है। जी बच्चे, यहां तक किसी को कोई मसला मसाइल, कोई प्रॉब्लम? अच्छा बच्चे, अब जरा आगे देखते हैं। यहां तक तो सबको समझ आ गई है ना? अगर किसी को कोई मसला या कोई सवाल है तो मेरे से पूछें। बहुत बेसिक सी बातें हैं वैसे तो। सर ये जो मैग्नीट्यूड है ये यानी नंबर है ना, लेंथ कितना है, यानी 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर? जी बच्चे, ये उसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर का मैग्नीट्यूड शो करेगी। यहां तक कोई मसला मसाइल? ओके जी, वेरी गुड। अब हमारी मीटिंग जो है वो 5 मिनट की रह गई है। 5 मिनट के बाद मीटिंग बंद हो जाएगी, और आप लोगों ने फिर दोबारा ज्वाइन करनी है। 10:30 बजे तक हमारी क्लास फिर चलेगी है। अभी टाइम जो है वो 10 बज रहे हैं, तो 10:30 बजे तक फिर क्लास चलेगी। 5 मिनट बाद ये मीटिंग ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी, आपने दोबारा ज्वाइन करना है, ये बात याद रख लीजिएगा। छुट्टी करके कोई दौड़ेगा नहीं। अच्छा जरा देखें अब, यहाँ पर बात को अब तवज्जो से जरा समझिएगा। अच्छा पहले तो ऐसा करें, ये जो व्हाइट बोर्ड मैंने लिखा है ना, इसका स्क्रीनशॉट लें। अपने मोबाइल पे इसी का स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि मैं इसको गायब करने लगा हूँ। स्क्रीनशॉट लेके ओके करें जल्दी से। और नेक्स्ट टाइम मैं 1 2 3 किया करूंगा और सब स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद मैं डिलीट कर दूंगा इसको सारे को। अच्छा मैं जल्दी से अब इसको रिपीट करने लगूँ एक दफा, तो सारे बच्चे ध्यान से देखें अब। काइंडली सब बच्चे बिल्कुल ध्यान से रिवीजन देखें। आतरा आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। जिसको नहीं स्क्रीनशॉट लेना आ रहा कोई बात नहीं, जिस बच्चे ने ले लिया वो अपने ग्रुप में सेंड कर दे। बहरहाल अभी ना सेंड करें, पहले जरा रिवीजन सुन लें। तवज्जो से जरा देखिएगा। मैंने कुछ बात इस तरह से समझाना शुरू की थी कि हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। इसमें 90% हिस्सा वेक्टर्स का है, और 10% हिस्सा किसका है, इक्विलिब्रियम का। फिर मैंने आपको यह बताया कि फिजिकल क्वांटिटीज वो सारी क्वांटिटीज हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह की हैं, स्केलर्स और वेक्टर्स। स्केलर्स वो हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड है और यूनिट है, बट दे हैव नो डायरेक्शन। उनके पास किसी तरह की कोई डायरेक्शन नहीं है। जबकि जो वेक्टर्स हैं उनके पास मैग्नीट्यूड होता है, यूनिट होता है, और साथ क्या होती है, डायरेक्शन। मैंने ये समझाया कि फॉर एग्जांपल अगर उस्मान इजाज अपना मैथ्स करे,
और उसका मैस है 30 किलोग्राम, तो उसको सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट बताना पड़ेगा, साथ डायरेक्शन नहीं बतानी पड़ेगी। मैग्नीट्यूड और यूनिट बता के समझ आ जाएगी तो ये स्केलर है, मैस स्केलर है। जबकि वेक्टर है फोर्स, और फोर्स अगर मैं आपको कह भी दूं कि 30 न्यूटन लगाएं, तो 30 न्यूटन फोर्स लगाने के बाद भी आपको उसकी डायरेक्शन बतानी पड़ेगी कि किस तरफ को है। अब डायरेक्शन बतानी पड़ रही है तो फिर वो क्या है, वेक्टर। जिसकी डायरेक्शन बतानी पड़े वो वेक्टर, जिसकी डायरेक्शन ना बतानी पड़े वो स्केलर। वेक्टर और स्केलर दो अलग चीजें हैं, तो उनको भी रिप्रेजेंट भी करना पड़ेगा, यानी अलग करने के लिए। अब अगर किताबों में आपने रिप्रेजेंट करना है, बुक्स में रिप्रेजेंट करना है, तो बुक्स में बचे वेक्टर्स को आप रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बोल्ड लेटर्स, मोटे लेटर्स की सूरत में। जैसे मैंने नीचे एग्जांपल दिया है FAB। बिल्कुल इसी तरह अगर आपने हैंड राइटिंग में ऐसा करना है, हैंड राइटिंग में शो करना है, तो आप सिंबल के ऊपर एरो लगाएंगे या बार लगाएंगे। जैसे ये मैंने फोर्स के ऊपर एरो, एक्सलेशन के ऊपर एरो, वेलोसिटी के ऊपर एरो लगाया, या फिर आप बार लगाएंगे। और बार मैंने यहाँ पर आपको लगा के दिया फोर्स के ऊपर, एक्सलेशन के ऊपर और वेलोसिटी के ऊपर। समझ आ गई। बिल्कुल इसी तरह एक ग्राफिकल मेथड है। ग्राफिकल मेथड में आप वेक्टर की लाइन बनाते हैं, दैट इज द लाइन सेगमेंट। और लाइन सेगमेंट बनाने के बाद आप इस तरह उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, एरो हेड। ऊपर वाला हिस्सा कहलाता है हेड, ये वाला जो वेक्टर का हिस्सा है दैट इज द हेड, ये वाला जो वेक्टर का हिस्सा है दैट इज कॉल्ड टेल। और यहां से यहां तक ये है वेक्टर की लेंथ। और वेक्टर की जो लेंथ है वो शो करती है मैग्नीट्यूड को। जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा उतनी ज्यादा उस वेक्टर की लेंथ होगी। जैसे ये F1 वेक्टर है और ये F2 वेक्टर है, इसमें से F2 बड़ा है F1 से, क्योंकि जो F2 की लंबाई है वो F1 से ज्यादा है। बच्चे स्केलर्स को आप ग्राफ में ड्रॉ नहीं कर सकते, स्केलर्स को आप ग्राफ में ड्रॉ नहीं कर सकते। ये तरीका सिर्फ वेक्टर्स को शो करने का है। एक बच्चे ने क्वेश्चन किया कि सर क्या हम स्केलर्स को भी इसी तरीके से शो कर सकते हैं। तो बच्चे नहीं, ये तरीका सिर्फ वेक्टर्स को शो करने का है, ये तरीका स्केलर्स को शो करने का नहीं है। स्केलर्स को ग्राफ पे शो नहीं कर सकते। समझ आई। क्यों? क्योंकि स्केलर के पास डायरेक्शन नहीं है, जिसकी डायरेक्शन ही नहीं है उसको ग्राफ पे फिर हम रिप्रेजेंट भी नहीं कर सकते। क्लियर बच्चे? अगर क्लियर हो गया इब्राहिम तो जरा ओके कर दें। बच्चे मीटिंग एंड होने लगी है, जल्दी से दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, और स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा, लेक्चर जाया नहीं करना आपने, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। अच्छा बच्चे यहाँ देखें जरा, इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर मैं इस तरह का कोई सिस्टम बनाऊं ना, तो इस सिस्टम को कहते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, इसका नाम है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। आपने इसको मैथ में ना कार्टीसियन प्लेन के नाम से पढ़ा होगा, कार्टीसियन प्लेन। अच्छा, अब इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज शेयर कर देता हूँ कि ये कार्टीसियन प्लेन आया कहाँ से है। तो बच्चे एक मैथमेटिशियन थे, R D कार्टेज, उन्होंने ये सिस्टम बनाया था कार्टीसियन प्लेन का। ये कार्टेज के नाम पर ही हम इसको कार्टीसियन कहते हैं, कार्टीसियन प्लेन। क्योंकि जिसने इसको बनाया था, जो इसका मौजिद था, उसका नाम था R D कार्टेज, उनके नाम पर हमने ये बनाया है। अब ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तवज्जो से जरा समझिएगा। इसको कहते हैं पॉजिटिव एक्स, इसको कहते हैं नेगेटिव एक्स, इसको कहते हैं पॉजिटिव वाई, इसको कहते हैं नेगेटिव वाई। बिल्कुल इसी तरह ये कुछ इस तरह से भी बना सकते हैं, दोनों सेम है, एक में एरोज है एक में नहीं है, तो आप जो मर्जी तरीका इख्तियार कर लें। पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव एक्स, इसी तरह पॉजिटिव वाई और नेगेटिव वाई। समझ आ गई।
अच्छा, आप जरा तवज्जो से बात को समझें। ये ना एक्चुअली 2D प्लेन है। 2D प्लेन। 2D प्लेन का मतलब होता है टू डायमेंशनल, जिसमें टोटल दो डायरेक्शंस हो। अब आप देखें कि इसमें है सिस्टम कुछ इस तरह से कि मैं पेज में ऊपर जा सकता हूँ और मैं पेज में नीचे आ सकता हूँ। तो ये कितनी डायरेक्शंस हो गई? एक। इसी तरह मैं पेज में राइट जा सकता हूँ और मैं पेज में लेफ्ट आ सकता हूँ, तो कितनी डायरेक्शन हो गई? दो। यानी मैं यहाँ पर दो डायरेक्शंस में ट्रेवल कर सकता हूँ, आगे पीछे एक, ऊपर नीचे दो। यानी ये कितनी डायमेंशन है? टू डायमेंशनल है। समझ आई बात? ये टू डायमेंशनल है, यानी इसमें मैं दो डायमेंशन में ट्रेवल कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि इसमें से कोई लाइन पेज से बाहर आ जाए या लैपटॉप से बाहर आ जाए या आपकी स्क्रीन से बाहर आ जाए, ऐसा नहीं है। समझ आ रही है बात? ऐसा नहीं है। ये एक प्लेन है बिल्कुल इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा हैंड है, तो इससे बाहर नहीं आएगा, इसके अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं आएगा। इसको कहते हैं टू डायमेंशनल प्लेन। अगर मैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्टेशियन प्लेन में कोई वेक्टर ड्रॉ करता हूं, तो बच्चे उसको कहते हैं वेक्टर इन टू डायमेंशनल प्लेन। 2D प्लेन, अ वेक्टर इन 2D प्लेन, टू डायमेंशनल प्लेन। समझ आ रही है ना? अगर मैं इस प्लेन में रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में या कार्टेशियन सिस्टम में कोई वेक्टर ड्रॉ करता हूं, तो उसको बोलते हैं वेक्टर इन 2D प्लेन। ये ऐसा वेक्टर है जो 2D प्लेन में है। समझ आ रही बात? अच्छा, आप जरा समझे, यहां पर ध्यान से बिल्कुल तवज्जो दीजिएगा। लेट्स से मैंने यहां पर कोई वेक्टर ड्रॉ किया, ये एक वेक्टर है। इस वेक्टर को नाम दे देते हैं वेक्टर ए। अब आपने बड़ी तवज्जो से बात को देखना है। अगर आप देखें तो इस ए वेक्टर ने इस पॉइंट की तरफ इशारा किया है। यहां पर इस पॉइंट के ऊपर दो वैल्यूज होंगी और उन दोनों वैल्यूज को बोलेंगे ए बी। समझ आ रही है ना? अब मैं वो वैल्यूज आपको बताता हूँ कैसे आएंगी। तो आप इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखें, इसको मैं कहता हूँ 1, इसको कहता हूँ 2, इसको कहता हूँ 3। सिमिलरली वाई में इसको कहता हूँ 1, इसको कहता हूँ 2 और इसको कहता हूँ 3। अब आप यहाँ पर एक वेक्टर ड्रॉ करें, तो मैं यहाँ पर आपको एक वेक्टर ड्रॉ करके दिखाता हूँ, तवज्जो दीजिएगा। ये बच्चे मैंने एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया। हम अपनी मर्जी से इस वेक्टर को नाम दे देते हैं वेक्टर ए। अब तवज्जो से देखिएगा बड़े ध्यान से। अगर आप इसको पॉजिटिव एक्स पे गिराएं, तो ये पॉजिटिव एक्स पे किस पॉइंट पर गिरता है? 2 पर। बिल्कुल इसी तरह आप इसको पॉजिटिव वाई पे गिराएं, तो ये पॉजिटिव वाई पर किस पॉइंट पर गिरता है? 3 पर। तो इसके इस पॉइंट के, ये वाले पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे 2 3। यानी एक्स एक्सिस पर ये 2 है और वाई एक्सिस पर ये क्या है? 3। तो इसको बोलते हैं ए बी। यानी ये जो 2 3 जो आपको वैल्यू बता रहा है, जो असल में लोकेशन बता रहा है कि एक्स पर वेक्टर कहाँ है, वाई पर वेक्टर कहाँ है, इसको बोलते हैं वेक्टर इन 2D प्लेन। वेक्टर इन 2D प्लेन। समझ आ रही? अब अगर वेक्टर 2D प्लेन पर है, तो उसमें कितने कोऑर्डिनेट्स हैं? एक है ए और एक है बी। तो आपने याद रखना है कि अगर कोई भी वेक्टर 2D प्लेन में आता है, टू डायमेंशनल प्लेन में आता है, तो उसके पास सिर्फ दो पॉइंट्स होते हैं, दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं। और वो दो कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं एक्स वाई, या आप उनको नाम दे सकते हैं ए बी। तो ये एमसीक्यूज में याद रखना है कि अगर कोई वेक्टर 2D प्लेन में आ जाए, तो फिर उसके पास फिर कितने कोऑर्डिनेट्स आते हैं? दो कोऑर्डिनेट्स आते हैं। याद रहेगी बात? अगर यहां तक आपको सारी बात समझ आ गई है, तो फिर मुझे ओके कर। व्हाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट लें भाई सब। मैं इसको डिलीट करने लगा हूं। व्हाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें सब। ये हमने पढ़ा वेक्टर इन प्लेन, 2D प्लेन। अब हम पढ़ेंगे वेक्टर इन स्पेस। और वेक्टर इन स्पेस का मतलब ये है कि अब वेक्टर कितनी डायमेंशंस में है? 3 डायमेंशंस में। समझ आई बात?
तो वेक्टर इन 3D स्पेस का मतलब है कि अब जो वेक्टर है वो टोटल कितनी डिमेंशंस में आएगा, वो आएगा 3 डायमेंशंस में। यहां पर आपने याद रखना है 3D का मतलब है 3 डायमेंशंस। अच्छा तवज्जो से अब जरा देखिएगा, बड़ी ध्यान से। तो बच्चे आपके पास एक कोऑर्डिनेट ये है, एक कोऑर्डिनेट ये है, और एक कोऑर्डिनेट ये है। इसको हम कहते हैं एक्स, इसको हम कहते हैं वाई, और इसको हम कहते हैं जेड। अब इसको जरा समझें। असल में होता ये है, लेट से ये आपके पास एक रजिस्टर है, तो यहां से आप देखें इसको कुछ इस तरह से। अब जो जी वाला एक्सिस है ना, वो यहां से 1 मिनट बाहर की तरफ आ रहा होता है। तो अब ये जो मैंने यहाँ पर जी वाला एक्सिस बनाया ना, एक्चुअली ये वाला जी वाला एक्सिस, ये एक्चुअली आपकी स्क्रीन से बाहर होगा, 90 डिग्री पर होगा सबके। अगर मैं थोड़ा सा आपको बनाकर दिखा सकूं, तो ये कुछ इस तरह से होगा। एक्चुअली मैं आपको इसकी पिक्चर भेज दूंगा ग्रुप में, आप वहां पर इसको एक दफा जरा देख लीजिएगा। कल से फिर हम प्रॉपर अपनी एनिमेशंस के साथ इसको कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि अगर अब इस सिस्टम को बोलते हैं स्पेस। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर टोटल कितनी डिमेंशंस हैं? 3 डिमेंशंस हैं। तो 3 डिमेंशंस होने की वजह से इसको बोलते हैं स्पेस। और अगर मैं यहां पर बनाऊं एक वेक्टर, ऐसे वेक्टर को बोला जाएगा वेक्टर इन स्पेस। अब इसके यहां पर इस पॉइंट पर होंगे 3 पॉइंट्स, A B C, या आप इसको लिख लें जी X Y Z। क्योंकि इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू एक्स पर होगी, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू जो है वो वाई पर होगी, और इसी तरह इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू जो है वो जेड एक्सिस पर होगी। बात समझ आई कि नहीं आई? इस तरह के जो वेक्टर होते हैं उसको बोलते हैं वेक्टर इन स्पेस, जिसको बोलते हैं 3D स्पेस। यहां तक कोई बात, कोई मसला? अच्छा अब इधर देखें जरा। सर ये तीन सर जी जी बोलें। सर 3 से ज्यादा हो सकते हैं, यानी बस 3 ही हम बस निकाल सकते हैं? जी बच्चे 3 ही होंगे। चौथी डिमेंशन टाइम है, और टाइम को हम सिर्फ फॉरवर्ड एक्सपीरियंस कर सकते हैं, आगे पीछे नहीं कर सकते। तो इसलिए जो है ना, वो सिर्फ हम वेक्टर को 3 डायमेंशन में मैक्सिमम शो कर सकते हैं। 2 डायमेंशन में होगा तो प्लेन, 3 डायमेंशन में होगा तो स्पेस। अच्छा इधर देखें अब जरा। एक्स एक्सिस से जो आपके वेक्टर का एंगल बनेगा उसको बोलेंगे अल्फा। इसी तरह वाई एक्सिस से जो आपके वेक्टर का एंगल बनेगा उसको बोलेंगे बीटा। और इसी तरह जेड एक्सिस से जो आपके वेक्टर का एंगल बनेगा उसको बोलेंगे गैमा। अच्छा ये अल्फा बीटा गैमा रेज नहीं है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ये अल्फा बीटा गैमा रेज नहीं है, ये एंगल के नाम है। आप इसको थीटा 1, थीटा 2 और थीटा 3 भी कह सकते हैं, लेकिन बुक वाले ने इसको अल्फा बीटा और गैमा कहा है। तो आप इसको कह लें अल्फा बीटा गैमा। जो एक्स का वेक्टर के साथ एंगल है अल्फा, वाई का वेक्टर के साथ एंगल है वो बीटा, और जेड का जो एंगल है उसको क्या बोलेंगे आप? उसको आप बोलेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बच्चे। टाइम की 4 डायमेंशन नहीं होती? नहीं बच्चे, टाइम चौथी डिमेंशन खुद है, टाइम की 4 डिमेंशन नहीं होती। ये 3 डायमेंशन में आपको दिखा रहा हूँ, एक्स वाई जेड, और एक चौथी डिमेंशन होती है टाइम। टाइम की 4 डिमेंशन नहीं होती है, आपने कहीं गलत सुन लिया। अच्छा भाई यहाँ देखें जरा, मैं ये बता रहा था कि ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के साथ वेक्टर का जो एंगल है उसको क्या बोलेंगे? अल्फा। ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के साथ जो एंगल है उसको क्या बोलेंगे? बीटा। और ये वाला जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस का वेक्टर के साथ जो एंगल है उसको क्या बोलेंगे? गैमा। ये बात याद रखनी है आपने। यहां तक किसी को किसी किस्म का कोई मसला मसाइल है तो मुझे फौरन बताएं जल्दी से। क्या जरूरी नहीं है आतरा?
और उस्मान को क्या समझ नहीं आई? सर, अवैया का सवाल था कि अल्फा बीटा गामा के अलावा कोई और भी लफ्ज रख सकते हैं। हाँ जी, आप हाँ, थीटा मैं वन ऑडियो नहीं आपकी आ रही थीटा थी। टू रख सकते हैं, थीटा थ्री रख सकते हैं। लेकिन बुक वाले ने कहा अल्फा बीटा गैमा, तो हम बुक को फॉलो करेंगे। अगर आप इंटरनेशनल बुक्स देखें तो थीटा वन, थीटा टू, थीटा थ्री तीनों यूज होते हैं। कुछ बुक्स में इसको ए बी सी भी कहते हैं, तो ये फर्क नहीं पड़ता, नाम है बस। और ये उस्मान इजाज का क्या क्वेश्चन है भाई? सर ये तीनों उस पे एक्ट क्यों कर रही हैं? ये जो ब्लैक लाइन है, इन तीनों पे एक्ट क्यों कर रही हैं? आपकी बात समझ नहीं आई मुझे। सर ये जो तीन वेक्टर्स हैं, ये अल्फा बीटा और गामा ये की जो वेक्टर नहीं है बच्चे, डायरेक्शन ये है। एंगल है, एंगल एंगल एंगल, जी। नॉट वेक्टर, दे आर एंगल। ओ, ओके सर। और ये एंगल हम मेजर कर रहे हैं, मतलब इस वेक्टर का, ये जो मैंने वेक्टर बनाया है, इस वेक्टर का एंगल एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, इस वेक्टर का एंगल वाई एक्सिस के साथ बीटा, और इस वेक्टर का एंगल जेड एक्सिस के साथ गैमा। ये एंगल मेजर करने का एक तरीका है। कोई मसला मसाइल तो नहीं? सर इसमें हम ओरिजिन किसको लेंगे, यानी कि अब हम एक क्यूब की बात करें, उसमें हम अपने को ओरिजिन लेंगे कि दरमियान से हम बनाएंगे, या फिर दरमियान से करेंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ जाएंगे उसके। एहसन फुआद, एक तो आप थोड़ा सा ऊंचा बोलें, और दूसरा आपकी आवाज मुझे कट के आ रही है। सर इसमें हम ओरिजिन किसको लेंगे, यानी कि अगर एक क्यूब है उसके हम कोने को इसमें ओरिजिन लेंगे कि दरमियान वाली साइड। क्या आप अपना ये क्वेश्चन लिख तीनों। के मुझे सेंड कर सकते हैं? सर ये जो स्पेस एंगल में हम आ गए हैं, इसमें तो फिर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस किस तरह होंगे? यानी कि अगर हम देखें कि एक्स एक्सिस पे तो वो जा रहा है ना, कि दूसरा वेक्टर जो स्पेस एंगल से आ रहा है वो किसके ऊपर होगा? एक्स एक्सिस पे होगा या वाई एक्सिस पे, जो स्पेस एंगल बाहर निकल रहा है? एक मिनट मुझे दीजिएगा। क्या आप लोगों की भी विंडो पे कोई और मैसेज शो हो रहा है इसके अलावा यहाँ पर? बच्चे ओरिजिन हम अपने हिसाब से लेते हैं। मैं आपको इसकी ना मैं पिक्चर निकाल के ना आपको कल फिर डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। पुरानी अकेडमी में तो मेरे पास इसके मॉडल पड़े हुए थे समझाने के लिए, मैं इसकी पिक्चर निकाल के ना आपको एक्सप्लेन करूंगा आपका क्वेश्चन, आप परेशान ना हो। अभी मैं जरा बुक से आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं, क्योंकि 10:30 भी हो रहे हैं, अक्सर बच्चों को फिर मसले मसाइल होने लग जाएंगे कि सर लेक्चर लेट ले गए हैं। ये 17 बच्चे कैसे हो गए? शुजात आसिफ, आपकी क्लास अभी शुरू नहीं हुई। अब्दुल रहमान, आपकी भी अभी शुरू नहीं हुई। 5 मिनट मुझे दे, मैं आपकी क्लास शुरू करता हूँ। सर आपसे क्वेश्चन था एक। जी जी बच्चे पूछें, थोड़ा सा काइंडली ऊंची बोलें। जी अब आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है। सर ये देखें, जैसे आपने, अगर हम स्पेस एंगल के अंदर आ गए हैं, तो वो जो तीसरा वेक्टर बाहर को निकला है वो किस पे होगा? एक्स एक्सिस पे होगा या वाई एक्सिस पे होगा? आपकी बात मुझे समझ नहीं आई, पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं आप। सर जैसे अगर हम टू डायमेंशनल में है, तो उसके अंदर जो, अगर हम एक्स एक्सिस पे यानी दो वेक्टर्स हैं, वो समझ आते हैं कि एक वाई एक्सिस पे है और एक एक्स एक्सिस पे है। लेकिन अगर जब हम स्पेस एंगल पे आ जाते हैं, तो वो जो थर्ड एंगल है वो किस पे होगा?
वो एक्स जेड एक्सिस पे एक्सिस होगा पे या होगा। वाई एक्सिस पे? थर्ड एंगल जो है वो जेड एक्सिस पे होगा। तो वो वर्टिकल वर्टिकल होगा या हॉरिजॉन्टल होगा? एंगल वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल नहीं होते हैं, एंगल एंगल होते हैं। आप देखें, ये है स्पेस और ये है जेड एंगल, ठीक है ना। अब ये वाइट बैकग्राउंड में जाता नहीं है, पता नहीं क्या मसला है। बहरहाल जो भी हालात है, मैं आपको इसके बारे में ना कल पिक्चर के साथ गाइड कर दूंगा। आज वैसे भी लेक्चर का टाइम हो गया, जरा बुक से रीड कर लेते हैं कि क्या क्या बातें हमने कर ली हैं। समझ आ रही है? क्या आप सबको बुक नजर आ रही है? बच्चे मैं बुक से पढ़ाने लगा हूँ, जो जो पढ़ाया उसके निशान लगवाऊंगा। हमने आज पढ़ा है वेक्टर्स। अब वेक्टर्स क्या होते हैं जी? तो कहता है जी, वी हैव स्टडीड इन स्कूल फिजिक्स देयर आर सम फिजिकल क्वांटिटीज which require both magnitude and direction for their complete description, such as velocity and acceleration. आप यहाँ से इसको शुरू करेंगे, there are some physical quantities which require both magnitude and direction, यहाँ से आप शुरू करेंगे। this is the definition of vectors। ठीक है, मार्क हो गया। सर आप इसकी रिकॉर्डिंग ग्रुप में सेंड कर देंगे ना? रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे चली जाएगी। अच्छा, वो कहता है जी कि दे आर कॉल्ड वेक्टर्स। अब यहाँ पर देखें, इन बुक्स किताबों में वेक्टर्स आर यूजली डिनोटेड बाय बोल्ड फेस कैरेक्टर सच एज ये। यहाँ पर वो कहता है कि जी अगर बुक्स में आपने रिप्रेजेंट करना है तो फिर कैसे करना है? बोल्ड लेटर से। फिर कहता है हैंड राइटिंग में आप एरो हेड पुट करते हैं ओवर द लेटर सच एज दिस। ये उसने लिखा है डी वेक्टर, एरो हेड हैंड राइटिंग में। अच्छा, यहाँ पर वो कहता है ये ग्राफिकली है, दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। बच्चे शफीक अंजुम से ही करना है, लेकिन मैंने बुक से तो निशान लगवाने हैं ना। वैसे भी अभी सबके पास शफीक अंजुम नहीं होगी। तो बच्चे ये है ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकली बाय अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट विद एन एरोहेड। आप एक लाइन सेगमेंट लगाएंगे, उसका एरोहेड होगा। अब अगली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट अकॉर्डिंग टू द चूजन स्केल करस्पॉन्ड्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। देखें, लेंथ ऑफ लाइन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, यानी जो लाइन की लेंथ है वो आपको क्या शो करके देती है? वो आपको उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताती है। समझ आ रही है बात? बच्चे अब हम पढ़ने लगे हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अभी मैंने आपको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में डिटेल में बताया था। अब हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को देखते हैं। कहता है टू रेफरेंस लाइंस आर ड्रॉन एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। जैसे मैंने यहाँ पर दो लाइंस बना दी, ये दोनों राइट एंगल पर हैं, यानी दोनों का आपस में एंगल कितने डिग्री है? 90 डिग्री है। दे आर नोन एज कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब ये जो लाइनें हैं ना, इन लाइनों का नाम होता है कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये याद रखना है। देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज नोन एज ओरिजिन। ये जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, ये वाला और ये वाला, इसको कहते हैं ओरिजिन। इसको कहते हैं कार्टेशियन सिस्टम या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। मास खान, बच्चे 5 मिनट सिर्फ मुझे दे दें, सिर्फ 5 मिनट में आपका लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, बाकी फिर हम कल पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। कल मिलते हैं। किसी किस्म का सवाल हो तो व्हाट्सएप पे कर लीजिएगा। 5 मिनट में ऊपर ले गया हूँ। आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी हम कल यहीं से शुरू करेंगे। और मुझे बता दीजिएगा आज कोई मसला मसाइल आया तो वो भी ग्रुप में बता दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, और अपना काम पूरा कर लीजिएगा। एमसीक्यूज मैं आपको सेंड कर दूंगा।